नमस्कार। हिंदी कालांश में आपका पुनः स्वागत है। आत्मकथा, आत्मकथ्य। आत्मकथा वो विधा जिसमें लेखक अपने जीवन की सभी सुखद या दुखद स्मृतियां, अपने जीवन के पूरे अनुभव सविस्तार अभिव्यक्त करता है। लेकिन यहाँ पर जो हम आत्मकथ्य पढ़ेंगे वो इस संदर्भ में थोड़ा भिन्न है। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित आत्मकथ्य आत्मकथा के स्वरूप से थोड़ा अलग हो जाता है। इसके संदर्भ में एक प्रसंग है कि सन 1932 में उपन्यास सम्राट प्रेमचंद हंस पत्रिका का संपादन कर रहे थे, तो वे एक आत्मकथा विशेषांक निकालना चाहते थे। तो प्रसाद जी के मित्रों ने भी प्रसाद जी से आग्रह किया कि आप भी आत्मकथा लिखें, लेकिन प्रसाद जी आत्मकथा लिखने के लिए तैयार नहीं थे। ये जो आत्मकथ्य है, ये आत्मकथा से भिन्न इस तरह से है कि इसमें आत्मकथा नहीं बल्कि आत्मकथा न लिखने के जो कारण हैं उनको अभिव्यक्ति दी गई है। यहाँ पर कवि आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता, तो इसके क्या कारण हैं, उन कारणों को इस आत्मकथ्य में दिखाया गया है। कविता के माध्यम से कवि अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में क्यों नहीं बताना चाहता, ये उन्होंने यहाँ पर लिखा है। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घने। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपने व्यंग्य मिलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे या गाग रहती। जब कवि को कहा गया कि उसे भी आत्मकथा लिखनी चाहिए, तो उसके प्रत्युत्तर में वो क्या कहता है? वो कहता है कि ये जो मधुप यानी भंवरा भंवरा गुनगुनाते हुए ये कौन सी कहानी कह रहा है, जिससे इस बगिया में, इस बगीचे में अनेक पत्तियां मुरझा कर गिर रही हैं। कवि का आशय क्या है कि ये मन रूपी भंवरा आज न जाने अपने बीते हुए जीवन की कौन सी कहानी मुझे सुना रहा है, जिससे मेरे जीवन की सुखद और दुखद अनेक स्मृतियां आज पुनः जीवित हो गई हैं। वो यादें आज मेरे मन को फिर से पीड़ा पहुंचाने लग गई हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में, इस गंभीर अंतहीन नीले आकाश के तले असंख्य जीवन बनते बिगड़ते रहते हैं, इतिहास के रूप में बदल जाते हैं। अनेक लोग जीवन जीते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, और ऐसा लगता है जैसे वे अपने ही स्थिति का व्यंग्यात्मक ढंग से उपहास उड़ा रहे हैं, अपने ही जीवन का उपहास उड़ा रहे हैं। यहाँ पर कवि एक तरह से जो हमारे जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं, दुखद हैं या सुखद हैं, जो भी हमारी स्थिति होती है, तो एक व्यक्ति अपनी ही स्थिति का किस तरह से मजाक उड़ाता रहता है, उपहास उड़ाता रहता है, इस बारे में उन्होंने संकेत किया है। यानी कि इस दुनिया में, इस नीले आसमान के तले अनेक जीवन बनते बिगड़ते रहते हैं, और ऐसा लगता है जैसे वे अपनी ही स्थिति का व्यंग्यात्मक ढंग से उपहास उड़ा रहे हों। अर्थात हर व्यक्ति अपने ही जीवन में कभी पूरी तरह सुखी नहीं रह पाता है, वह दुखों से भी घिरा रहता है। जो पाना चाहता है वो उसे मिलता नहीं है, और जो नहीं मिलता है उस पर ही वो अपने जीवन में पीड़ाओं का अनुभव करता रहता है। अनेक व्यक्ति अपना जीवन इतिहास यहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं, और हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की कमजोरियों का मजाक उड़ाता रहता है, उसकी भूलों का उपहास उड़ाता रहता है, व्यंग्यात्मक ढंग से उसके ऊपर कटाक्ष करता रहता है। तब भी कहते हो कह डालो
तब वो संबोधित करता है अपने दोस्तों को कि तब भी यह स्थिति तुम जानते हो कि जीवन में कुछ भी अच्छा ज्यादा नहीं होता है, उसमें अच्छा या बुरा दोनों शामिल होते हैं, और एक तरह से अपने जीवन को सामने लाना, लोगों को कटाक्ष करने के लिए आमंत्रित करना होता है। तो तब भी तुम कहते हो कि मैं अपनी सारी कमजोरियां शब्दों में अभिव्यक्त कर दूं, अपनी सारी कमजोरियां, अपनी दुर्बलताएं, अपनी भूलें, सारे जो भूलें मेरे द्वारा की गई हैं वो लोगों के सामने रख दो। तुम क्या ऐसा देखकर, तुम मेरे जीवन की दुर्बलताओं को देखकर, कमजोरियों को देखकर, जो भूलें मेरे द्वारा की गई थी, उसे सुनकर क्या तुम सुख पाओगे? जब तुम्हें पता चलेगा कि मेरी ये जीवन रूपी गागर, मेरे जीवन रूपी घड़ा बिल्कुल खाली है, इसमें सुख नाम की कोई चीज नहीं है। मेरे जीवन के खालीपन को देखकर क्या तुम्हें सुख मिलेगा? क्या मेरे जीवन की कमजोरियों को पहचान कर क्या तुम्हें सुख मिलेगा? तो यहाँ पर कवि संबोधित करते हुए अपने दोस्तों को कहता है कि मेरे जीवन रूपी घड़े में कुछ भी अच्छा नहीं है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे लोग प्रेरणा प्राप्त कर सके, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि लोगों को इससे एक संदेश मिले। मेरा जीवन बिल्कुल सामान्य है, और इसमें किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी सुख नहीं है। तो इसमें भाव के रूप में हम कह सकते हैं कि कवि अपने जीवन के बारे में किसी को नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनका जीवन बिल्कुल सामान्य है और किसी भी प्रकार से के अन्य व्यक्तियों के लिए प्रेरणादायी नहीं है। छायावाद के ये कवि हैं, तो छायावाद में हमेशा ही मन की भावनाओं को सूक्ष्मता के साथ अभिव्यक्ति दी जाती थी। तो यहाँ पर भी हम छायावादी जो शैली है उसका प्रभाव इस कविता पर देख सकते हैं। तो शिल्प में हम सबसे पहले इसमें लिखेंगे कि छायावादी शैली का प्रभाव दिखाई देता है, खड़े बोले का प्रयोग है, तत्सम शब्दावली का भी प्रयोग है। आपने देखा मधुप है, अनंत है, नीलिमा है, मलिन है, व्यंग्यात्मक है, ये सारे जो उपहास है ये सारे तत्सम शब्दावली यहाँ पर ली गई है। प्रवाहमयता है यानी कि संगीतात्मकता है। एक और आप देखेंगे इसमें स्वर मैत्री भी है। स्वर मैत्री क्या होती है? जो ये अंतिम आप देखते हैं कि अपनी घनी, यानी कि जो अंतिम जो अक्षर होता है प्रत्येक पंक्ति का, उसमें जो अंतिम अक्षर में जो स्वर होता है उसकी ध्वनि इसमें एक समान होती है, इसको हम स्वर मैत्री कहते हैं। तो स्वर मैत्री भी है। और जीवन रूपी गागर और मन रूपी भंवरा, यहाँ पर दोनों ही जगह पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर मन रूपी भंवरा भी हम इसको शामिल करेंगे। तो मन रूपी भंवरा और जीवन रूपी गागर, यहाँ पर दोनों ही जगह पर रूपक अलंकार है। झरते प्रत्यय यहाँ पर प्रतीकात्मकता है, यानी कि निरंतर जो हम जीवन को मृत्यु के आगोश में जाते हुए देखते हैं उसका प्रतीक बन करके यहाँ पर आया है। अगला काव्यांश है, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरे सरलते हंसी तेरी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। कवि अपने जीवन के ही जो भी सादगी है, सरलता है, जो अच्छाई है, जो सुख है, जो दुख है, उनके बारे में यहाँ पर बात करते हुए कहता है कि मैं जब अपनी आत्मकथा लिखूंगा, मैं अपने बारे में जब लिखूंगा, जब मेरा जीवन लोगों के सामने आएगा, मैं जब सिलसिलेवार अपने जीवन की कहानी को शब्दों में ढालता चला जाऊंगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरे जीवन के दुख को देखकर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम ही मेरे जीवन को खाली करने वाले हो, तुम ही मेरे जीवन में नीरसता लाने वाले हो, तुम ही मेरे जीवन को सुखों से रिक्त करते हुए दुख भरने वाले हो। कहीं ऐसा न हो, क्योंकि जब आत्मकथा लिखी जाती है तो उसमें हमारे संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बारे में लिखा जाता है। तो कवि यहाँ पर संकेत देता कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आत्मकथा पढ़ करके तुम्हें ऐसा लगे कि तुमने ही मेरे जीवन को दुखों से भर दिया है और मेरे जीवन रूपी गागर को सुखों से खाली कर दिया है, और मेरे
जीवन में जो भूले मेरे द्वारा की गई, उन्हीं का फायदा, उन्हीं का लाभ लेकर के तुमने अपने जीवन को सुख से भर लिया है। कहीं ऐसा तुम ना समझने लग जाओ। ये भी कारण है कि मैं अपने जो आत्मकथा है वो लिखना नहीं चाहता हूँ। कवि कहता है यहाँ पर, आज यह विडंबना ही होगी कि मैं अपने जीवन की सरलता, अपने जीवन की सादगी, अपने जीवन के भोलेपन का मजाक उड़ाऊं। मेरे जीवन में, मुझ में जो भोलापन है, मुझ में जो सरलता है, सादगी है, उसकी हंसी उड़ाना मैं नहीं चाहता। यह मेरे लिए विडंबना ही होगी, क्योंकि मैं अपने द्वारा किए गए भोले और औरों के द्वारा दिए गए धोखे, मैं औरों के द्वारा, अन्य व्यक्तियों के द्वारा जो मुझे धोखे दिए गए, और मैं अपने भोलेपन की वजह से जो मैंने अपने जीवन में भूले की, मैं किसी को भी ये दिखाना नहीं चाहता हूँ। ये मैं अपने जीवन की इन बातों को सामने लाना नहीं चाहता हूँ। अब कवि यहाँ पर अपने मधुर अक्षरों की बात भी करता है। ये कहता है, ये जो मधुर अक्षर मेरे जीवन में आए थे, मधुर चांदनी रातों की, यानी कि चांदनी रातें यहाँ पर प्रतीक है, यानी कि जो प्रेम में संसार उसका कुछ समय के लिए था, जिसमें वह अपने प्रिय व्यक्ति के साथ खिलखिलाकर बातें करता था, हंसता था, प्रेम पाता था। वह जो पवित्र समय जो मैंने बिताया, मैं उसके बारे में अन्य लोगों को कैसे बता दूं। मैं उस अंतरंग जीवन को, जो मेरे सुख देने वाले पल थे, उन पलों के बारे में किसी को बताना नहीं चाहता हूँ। ये अपने जीवन में उस सुख के बारे में भी बात करता है जो इसे छलता रहा है, हमेशा ही छलता रहा है, छलावा देता रहा है। ये कहता है कि जिस सुख का सपना मैं लगातार देखता रहा, वह सुख मुझे कभी भी नहीं मिला। ऐसा लगा जैसे वह मुझे लगातार छलता रहता है, मेरे सामने आता है और मुझे नहीं मिलता है। वह सुख मेरे जीवन में छल की भांति मेरे जीवन को छलता रहता है। वह सुख मेरे जीवन में कभी भी मुझे नहीं मिला। भाव क्या है यहाँ पर? भाव ये है कि कवि यहाँ पर अपने जो जीवन की गाथा, अपनी जो आत्मकथा नहीं लिखने का कारण बताते हुए संकेत देता है कि वह अन्य लोगों के मन के अंदर भी कहीं मेरे प्रति अन्य भाव पैदा न हो जाए, और मैं अपने जीवन के अंतरंग पलों को, अच्छे पलों को, सुंदर पलों को अन्य लोगों के सामने नहीं लेकर आना चाहता। जो सुख है वह मेरे जीवन में हमेशा छल की भांति ही आता रहा, अर्थात जो सुख मैं पाना चाहता था वह मुझे कभी भी नहीं मिला। अब शिल्प की बातें करेंगे। वही छायावादी जो शैली है उसका प्रभाव तो दिखाई ही देता है, क्योंकि सूक्ष्म जब मन के भाव हम अभिव्यक्ति देते हैं उनकी, तो वहां पर छायावादी शैली का प्रभाव दिखाई देता है। छायावादी शैली का प्रभाव तो है ही, और खड़ी बोली का प्रयोग है, स्वर मैत्री भी है, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, प्रवाह मयता भी है, यानी कि इसे गाया जा सकता है, इसमें संगीतात्मकता है, और इसमें दृश्य बिंब भी है। स्वप्न देखकर जाग गया, एक बिंब बनता है यहाँ पर, तो दृश्य बिंब का भी इस्तेमाल किया गया है। इसमें श्रृंगार रस है, जो ऊपर जो काव्यांश पढ़ा था उसमें भी श्रृंगार रस था, और यहाँ पर भी श्रृंगार रस है, करुण श्रृंगार रस है। यहाँ पर करुण यानी वियोग श्रृंगार रस है, और जहाँ श्रृंगार रस होता है वहाँ माधुर्य गुण होता है, माधुर्य गुण का भी प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्दावली है, आप देख सकते हैं, प्रवंचना है, स्वप्न है, ये तत्सम शब्दावली के जो शब्द हैं वो यहाँ पर लिए गए हैं। अगला काव्यांश है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पथे बनी है थके पथिक की पंथा सी, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। कवि यहाँ पर अपने प्रिय व्यक्ति के बारे में भी बात करता है, अपने छोटे से जीवन की बड़ी बड़ी कहानियों के बारे में भी बात करता है, और अपने आत्मकथा को एक भोली सी कहानी का नाम देता है, और अपनी पीड़ा को सोया हुआ बताकर इसे कहता है कि अभी इसे कहने का समय नहीं आया है।
कवि कहता है कि जो उसके प्रिय व्यक्ति था, उसकी प्रेयसी थी, जो उसकी पत्नी थी, उसके गालों के लालिमा इतनी सुंदर थी, इतने मदहोश कर देने वाले थे कि उसी के सानिध्य में जो स्नेहमयी उषा है वह अपना सौभाग्य प्राप्त करती थी। स्नेहमयी उषा, उषा यानी कि भोर का काल, सुबह सूर्य निकलने से पहले के जो उषा की लालिमा होती है ना, सूर्य की जो लालिमा होती है वो पहले आ जाती है, उसको हम उषा काल कहते हैं। अनुरागिनी यानी कि इसका मानवीकरण किया गया है। अनुरागिनी उषा यानी कि स्नेहमयी उषा, ये अपने प्रेयसी के बारे में, अपनी पत्नी के बारे में कहता है कि उसके गालों की लालिमा इतनी मदहोश करने वाली थी कि उसके सानिध्य में जो स्नेहमयी उषा है वो अपना सौभाग्य प्राप्त करती थी। उसी के गालों की लालिमा लेकर के वह अपनी लालिमा को बढ़ाती थी, अपनी लालिमा में वृद्धि करती थी। तो अपने प्रिय जो व्यक्ति है उसके सौंदर्य का यहाँ पर वह वर्णन करता है कि सुबह की लालिमा उसी के गालों की लालिमा से अपने लालिमा को बढ़ाती थी। उसकी स्मृति पाथेय बने। पाथेय होता है जो राहगीर होता है ना, जो रास्ते के लिए भोजन सामग्री लेकर चलता है, जिसके सहारे वो अपना रास्ता बिता देता है, उसको पाथेय बोलते हैं। तो ये कहता है जो मेरी पत्नी थी, जो मेरी प्रेयसी थी, उसकी जो मधुर स्मृतियां हैं, उसकी जो यादें हैं, वही मेरे लिए एक थके हुए राहगीर के एक पाथेय के समान हैं। जैसे एक राहगीर होता है वह पाथेय लेकर चलता है, रास्ता काट देता है, उसी तरह से मैं भी अपना जीवन अपने पत्नी की मधुर यादों के रूपी पाथेय के सहारे ही गुजार रहा हूँ। उसकी स्मृतियां मेरे लिए पाथेय बनी है, उन्हीं पाथेय को लेकर के, इसी सहारे के को साथ में लेकर मैं अपने जीवन को बिता रहा हूँ। जीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, तुम मेरे जीवन को परत दर परत खोलना क्यों चाहते हो। जिस तरह से जो एक कंथा होती है, एक गुदड़ी होती है, उसकी सिलाई को उधेड़ करके जो उसके अंदर की जो परतें होती हैं, उसके अंदर का जो कपड़ा होता है, उसे देखने का जो रूपक है, जो बिंब है, वो देख करके कवि कहना चाहता है कि तुम मेरे जीवन को परत दर परत है, अर्थात उसमें क्या क्या कैसे कैसे घटित हुआ वो तुम क्यों देखना चाहते हो। मेरा जीवन बेहद सामान्य है, लेकिन उसमें बड़ी बड़ी कहानियां हैं, और वो कहानियां मैं आज कैसे कह दूं। मैं उन कहानियों को कहना नहीं चाहता। क्या ये अच्छा नहीं होगा कि मैं औरों की बातें ही सुनता रहूं, जो अन्य व्यक्ति कहना चाहते हैं उन्हीं को मैं चुपचाप सुनता रहूं। मेरी आत्मकथा तो बहुत ही भोली है, बहुत ही सादगी से युक्त है, सरल है। उसे सुन करके तुम्हें कोई भी प्रेरणा नहीं मिलेगी, कुछ भी रोचकता तुम्हें नजर नहीं आएगी, और अभी समय भी नहीं आया है, क्योंकि मेरी जो पीड़ा है वो थक कर सो गई है, मौन है, उसे कहने का समय अभी अभी नहीं आया है। तो भावार्थ क्या है कि कवि अपने प्रिया के बारे में भी नहीं बताना चाहता है, और इसके साथ साथ वो ये भी कहना चाहता है कि तुम्हें मेरे जीवन को उघाड़ने से क्या मिलेगा, कुरेदने से क्या मिलेगा। और इसके साथ में ये भी कहना चाहता है कि मेरा भी जीवन बेहद सामान्य है, लेकिन कहानियाँ बड़ी बड़ी हैं, और मैं अपनी व्यथा को अभी लोगों के सामने नहीं लेकर आना चाहता, क्योंकि अभी वो कहने का समय नहीं आया है। तो यहाँ पर फिर से शिल्प की बात करते हैं। शिल्प यानी कि छायावादी शैली का प्रभाव है, खड़ी बोली है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग है, मौन, व्यथा, ये सारे तत्सम शब्दावली है, और लाक्षणिकता भी है। अब मानवीकरण किया गया है उषा का और व्यथा का भी। थकी सोई है व्यथा, व्यथा यानी कि पीड़ा का सोई हुई है, तो यहाँ भी इसका भी मानवीकरण किया गया है। कंथा यहाँ पर प्रतीक रूप में आई है, यानी कि एक अंतर मन, हमारा जो अंदरूनी मन होता है उसका प्रतीक बन करके यहाँ पर आई है। और स्वर मैत्री है, क्योंकि जब आप देखते हैं इसका प्रत्येक पंक्ति का जो अंतिम अक्षर है स्वर है, उसका उच्चारण एक समान है। स्वर मैत्री होने से इसमें संगीतात्मकता और प्रवाह महत्ता भी आ गई है। और श्रृंगार रस है, और श्रृंगार रस होने की वजह से माधुर्य गुण का प्रयोग भी किया गया है।